रिसेंटली और प्राइम मिनिस्टर गेव स्टेटमेंट. उनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस केयरलेसली गेव अवे कच्छतीव टू श्रीलंका. चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, बट हमारा ये काम है आज के दो हिंदू एनालिसिस के इस एडिशन में हम इस तथ्य को जांचने जा रहे हैं कि चुनावी जुमले से हटकर इस क्लेम में, इस ब्लेम, इस एक्यूजेशन में क्या सच्चाई, क्या वास्तविकता है. कच्छतीव आइलैंड का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है. कच्छतीव को 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को क्यों दे दिया था, एंड आज के प्रेजेंट डे में इसको लेके किन किन विवादों का जन्म इस कच्छतीव आइलैंड के कारण एक नए सिरे से हुआ है. तो आज हम हमारे सेडिशन में स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक, कच्छतीव आइलैंड का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, क्यों उसको दिया गया, इसके रिसेंट प्रेजेंट डेट डेवलपमेंट के बारे में. इसके अलावा भी हम 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लाइक अरविंद केजरीवाल जी का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया, उस पर द हिंदू ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल कवर किया है. तो हम उसके पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहली बात. सेकंड चीज़, इस आर्टिकल में एक बात की गई प्रेडिकेट ऑफेंस. सर, ये मनी लॉन्ड्रिंग के साथ प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है. सेकंड चीज़, इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इनैक्ट किया गया था. तो सर इतना लेट क्यों इनैक्ट हुआ, ठीक है, और इसके उस समय के इनैक्टमेंट के में इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा होगा, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो पावर दिए गए, क्या वो पावर सफिशिएंट है, क्या ये ओवर रीच है, क्या सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज़ किया जा रहा है. तो इन्हीं सही मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मेंस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, दैट आर्टिकल इज कंपाउंडिंग क्राइसिस. कंपाउंडिंग क्राइसिस वाला ये आर्टिकल आपको द हिंदू का जो खुद का होता है एडिटोरियल, उसके अंतर्गत लिखा हुआ है. और इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठाया गया, वाटर क्राइसिस. और सबसे अच्छी बात है कि वाटर क्राइसिस इज नॉट ओनली ड्यू टू योर लोकल रीजन, बट इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग दिस सिचुएशन और भी एक्यूट. सो और इसके जो इम्प्लीकेशंस है, वो इम्प्लीकेशंस भी बहुत ही सीवियर है. अभी बैंगलोर में हमने देखा वाटर क्राइसिस, सो मेनी साउदर्न स्टेट्स अभी सूखा का सिचुएशन फेस कर रहे हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम मेंस में डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके अलावा हमारा जो प्रेडिक्स बूस्टर सेक्शन होता है, हम वो डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल. एंड मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ. आई एम प्रज्ञेश प्रसून, योर कोच, मेंटोर एंड ट्रेडर. आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग टाइम. I myself has cleared 5-time UPSC prelims, appeared twice in interview. So let's start our discussion with the article. अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि रोज़ का द हिंदू का समरी हम लोग पब्लिश करते हैं, 2 पेज का नोट्स. वो आप हमारे वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट कच्छतीव आइलैंड. बेसिकली कच्छतीव आइलैंड का लोकेशन देखो आप. दिस कच्छतीव आइलैंड इज लोकेटेड इन पाक स्टेट. यू नो पाक स्टेट इज दिस इज योर पाक स्टेट हियर, एंड दिस इज, यू कैन सी हियर इज कच्छतीव आइलैंड, एंड दिस इज रामेश्वरम. सो ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया दिस आइलैंड इज लोकेटेड. दोनों के बिल्कुल मिडिल में ये आइलैंड आपका लोकेटेड है. और दोनों श्रीलंका और भारत शुरू से ही इस आइलैंड पे अपना क्लेम करते आ रहे हैं. और बेसिकली ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए हो जाता है कि दिस आइलैंड के अराउंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सर, वो फिशिंग. यहाँ पे फिशिंग का बहुत अच्छा ग्राउंड है. यू नो दिस, ये ट्रॉपिकल वाटर के अंदर मोस्टली चलाता, सब ट्रॉपिकल वाटर, और ट्रॉपिकल वाटर के बीच का रीजन है. तो इट्स वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड. और फिशिंग ग्राउंड को लेके दोनों साइड कॉन्फ्रंटेशन करते रहते हैं. इसके अलावा इसके इस प्लेस का सांस्कृतिक या कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है. सो वी विल डिस्कस, लेट्स सी वन बाय वन कि फर्स्ट सबसे पहला चीज़ इस प्लेस का सिग्निफिकेंस क्या क्या है. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज
स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस और सामरिक महत्व। और चूंकि ये आप देख रहे हो ये इसका जो लोकेशन, दैट लोकेशन इज इन बिटवीन दिस टू मेन कंट्री। और चाइना का जिस तरह से हमारे इंडियन ओशन में इंट्रूजन होता जा रहा है, सो डेफिनेटली दिस आइलैंड, अब ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जिस समय 1974 में इंदिरा गांधी ने इस एग्रीमेंट को किया था, दैट टाइम उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि दिस का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट, सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड सेकेंड चीज, इस आइलैंड का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट्स अ वेरी रिच फिशिंग ग्राउंड। दिस इज, और इसी फिशिंग ग्राउंड को लेके दोनों साइड से आपके जो फिशरमैन्स हैं, मछुआरे हैं, दोनों साइड के मछुआरे इस जगह पे फिशिंग करने के लिए आते हैं। और चूंकि अब 1974 का एग्रीमेंट के बाद से बेसिकली यहाँ पे जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, वो श्रीलंका की है। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो हमारे फिशरमैन्स जाते हैं, वहाँ की नेवी दे कैप्चर। ठीक है, दिस इज बोन ऑफ कंटेंशन। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, सेकेंड वी टॉक फिशिंग। थर्ड, दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका एक सांस्कृतिक महत्व क्या सर, यहाँ पे एक सेंट एंथोनी चर्च है। और ये चर्च चूंकि ईसाई लोगों का चर्च है, तो दोनों साइड से मतलब श्रीलंका, तमिलनाडु एंड श्रीलंका, दोनों साइड से यहाँ पे लोग आते रहते हैं। दोनों यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेस ऑल्सो। ठीक है, सो और इसके अलावा भी जो आपकी ब्लू इकोनॉमी है और सभी चीज़ें भी हैं, बट दिस थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समझते हैं दोनों कंट्रीज, भारत और श्रीलंका, दोनों इस तरह क्लेम क्यों करते हैं और किस आधार पे करते हैं। सो श्रीलंका का ये कहना है कि जब हमारे यहाँ जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था, उस समय उस नियंत्रण के दौरान में यह कच्छतीव आइलैंड हमारे कब्जे में था। और उसके बाद जब ब्रिटिश शासन हमारे द्वीप पे हुआ, तो ब्रिटिश शासन श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, उस श्रीलंका वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में कच्छतीव आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन था। सो हिस्टोरिकली कच्छतीव आइलैंड हमारे जाफना साम्राज्य के अंतर्गत भारत का श्रीलंका का है। वहीं पे भारत का कहना है कि ब्रिटिश शासन से ही पहले यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे एक तमिलनाडु में एक रामनाद साम्राज्य था। रामनाद साम्राज्य उस रामनाद साम्राज्य के अंतर्गत था। और इनफैक्ट भारत के पास इस रामनाद साम्राज्य के जमींदारी के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे इन्होंने, यहाँ पे कच्छतीव आइलैंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो वहाँ के लोकल लोगों को दिए थे, ये डॉक्यूमेंट भी इंडिया के पास एज एविडेंस है। इसके अलावा 1921 में जब श्रीलंका ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका था, उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में श्रीलंका के अंतर्गत कच्छतीवों को डाल दिया गया था। श्रीलंका के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो उस चीज़ को आज भी भारत डिबेट कर रहा है कि नहीं, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जो ऐतिहासिक स्वामित्व मतलब हिस्टोरिकल ऑनरशिप, वो हमारे पास है। सो दिस इज द कंटेंशन। और इसी कंटेंशन को लेके दोनों श्रीलंका और भारत अपना अधिकार उस पर जमाते रहे। ठीक है, लेकिन इसी बीच में
1974 जब इंदिरा गांधी अपने पीक पावर पे थी, सो इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट किया, एक समझौता किया श्रीलंका के साथ में। और उस समय श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुधार करने की उनकी पहली प्राथमिकता थी, बिकॉज ये वो टाइम था जब तमिल सिन्हलाजन तमिल का श्रीलंका में विवाद चल रहा था, और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुधार करने के लिए इंदिरा गांधी ने कच्छतीवु आइलैंड के पश्चिमी भाग से एक मील दूर पश्चिमी भाग से हिस्सा श्रीलंका को दे दिया। शी गेव, उन्होंने इसका ऑनरशिप इस पूरे रीजन का गेव टू श्रीलंका। सो टेक्निकली ये आइलैंड भी श्रीलंका के अंदर आ गया। और यहाँ पे दो कंडीशन में रखी गई थी। कंडीशन ये रखी गई थी कि हमारे भारत से, हमारे तमिलनाडु से भी कुछ लोग जाएंगे वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए, मतलब जो कल्चरल साइट्स मैंने बताया, उस कल्चरल साइट्स पे कभी जाएंगे फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, तो वो अलाउड होगा। सेकंड यहाँ पे कोई क्लियर कट इस बात पर अग्रीमेंट नहीं हुआ कि इस एरिया में फिशिंग पे दोनों के राइट्स होंगे। ये बात रही कि हाँ, दोनों मिलजुल के इस फिशिंग जोन में दोनों कंट्री मिलजुल के फिशिंग करेंगे, बट इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है। आज प्रेजेंट डे में एक सिनारियो ये है कि इंडियन की तरफ से कई बार मछुआरे जाते हैं और वो श्रीलंकाई नेवी कैप्चर कर लेती है। ठीक है। सो अभी ये दिस वाज द बैकग्राउंड। जिस बैकग्राउंड के अपन ने भी समझा कि इस बैकग्राउंड के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने कच्छतीवु आइलैंड का जो समझौता 1974 में किया था, उसका मुख्य मकसद था कि भारत का सामरिक स्तर पे भारत का रिलेशन श्रीलंका के साथ एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सके। लेकिन व्हाट हैपेंड, दिस लेड टू so many consequences। सबसे पहला जो कच्छतीवु आइलैंड है, उसके पास एक बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड है, और चूंकि ये अब उसके सोवरेनिटी में आ गया श्रीलंका के, सो सबसे पहले यहाँ के मछुआरों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, और इनके आजीविका पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि अब वहाँ पे फिशिंग करना बहुत आसान नहीं रहा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह सिर्फ दो राष्ट्रों के बीच का मामला ना हो के तमिलनाडु में जो तमिल हैं, जो तमिल कम्युनिटी है, उनके भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। उनका मानना है कि ये कच्छतीवु आइलैंड हमारे भारत का है और ये हमारे रामनाथ साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इस पे श्रीलंका का अधिकार और उसके अधिकार को संपुष्टि देना दोनों ही गलत है। थर्ड, लोकल पॉलिटिक्स जब से ये एग्रीमेंट हुआ तब से लोकल पॉलिटिक्स जारी है। जो तमिलनाडु में बहुत सारी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों ने इस गवर्नमेंट के डिसीजन को हेविली क्रिटिसाइज किया है। ऊपर से श्रीलंका के अंदर भी सेम भावना है। श्रीलंका के ऊपर भी दबाव है, कच्छतीवु आइलैंड को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं छोड़ सकते सर, बिकॉज जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ से फिशिंग करने के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के जो लीडर्स हैं, दे नो कच्छतीवु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कच्छतीवु आइलैंड को कच्छतीवु आइलैंड के सोवरेनिटी होने से उनका ईजेड बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉटम ट्रॉलिंग शिपिंग होती है, बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग होती है।
ये सबसे मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर इस ये आरोप पर प्रत्यारोप लगाते हैं कि श्रीलंका वाले भारत पे, भारत वाले श्रीलंका पे, कि बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग के कारण ये पूरा पूरा रीजन का रिसोर्स खत्म होता जा रहा है और पूरा जो इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को खराब कर दिया जा रहा है। सर ये बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग होती क्या है? लुक, दिस इज योर शिपिंग वेसल, ये आपकी फिशिंग वेसल है और इसमें क्या होता है कि इसके बॉटम में ऐसे नेट लगा के, अलग अलग तरह का मॉडल होते हैं, नेट लगा के पूरे नीचे से, दिस इज़ योर ओशन लेवल, दिस इज योर शिप, पूरा यहाँ से नेट लगा के ऐसे खींचते हुए पूरा फिश को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ना सिर्फ फिशिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके अलावा जो वहाँ के लोकल इकोसिस्टम है, जिसके वहाँ का जो पर्यावरणीय व्यवस्था है, जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन सभी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा एक और चीज़, जब ये आपका ओशियन लेवल है और दिस इज योर बॉटम ट्रॉलिंग, कई बार जो कार्बन्स होते हैं, जो बॉटम लेवल पे कार्बन आपके सब्ज्यूम्ड है, जो बॉटम लेवल पे कार्बन आपको ट्रैप हैं, इन कार्बनों को भी आप ना डिस्टर्ब करके इसको आप रिलीज करने के लिए मजबूर करते हो। इस तरह से कार्बन रिलीज भी आपके एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। इस तरह से बॉटम ट्रॉलिंग, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इस आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि उस इंडिया वाले जो फिशरमैन हैं तमिलनाडु के, दे डू बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग, और अब तमिलनाडु के जो फिशर्स हैं वो भी लगाते रहते हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष एक दूसरे को, जो वहाँ के मछुआरे होते हैं, मछुआरों के वो कैप्चर करते रहते हैं। इट इज लीडिंग टू सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन। और आज भारत और श्रीलंका के संबंधों में दो चार जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये मछुआरों का मुद्दा है। नाइनटीन 1989 में तमिल मुद्दा, उसके बाद धीरे धीरे दैट मैटर, वो मुद्दा शांत हुआ। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है मछुआरों का मुद्दा, और मछुआरों के मुद्दे के कारण कच्छतीव आइलैंड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को सही करने के लिए कई कूटनीतिक डिप्लोमेटिक प्रयास किए गए। सबसे पहला प्रयास था आपके ज्वाइंट वर्किंग कमेटी 2007 में, जो दोनों देशों में एक साथ ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाएगी कि कोई सॉल्यूशन निकला, बट कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं। उसके बाद बातचीत चलती रही। फिर 2008-2010 में एक एग्रीमेंट किया गया, 2008-2010 में समझौता किया गया, ठीक है। फिर भी ये समझौते पूरी तरह से गिरफ्तारी को रोकने में सफल नहीं हो सके। उसके बाद हॉटलाइन की भी सुविधा बनाई गई कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन कर सकें, ये भी नहीं हो पाया। इसके बाद ये भी हुआ कि भाई जॉइंट मैनेजमेंट करते हैं, दोनों कंट्री मिलके, दोनों कंट्री की नेवी मिलके कच्छतीव आइलैंड का जो जोन है उसको जॉइंट मैनेजमेंट करते हैं। इस पर ही बात चल रही है, ठीक है। तो ये एक संभावित प्रस्ताव हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जो मछली पकड़ने की वो जो फिशिंग ग्राउंड इसके आसपास के है, अभी जरूरत है कि इस फिशिंग ग्राउंड को डाइवर्सिफाई किया जाए। दोनों जो कंट्री के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता है, दोनों कंट्री अपने अपने फिशिंग ग्राउंड को थोड़ा एक्सपैंड करें, रादर देन गोइंग नियर जस्ट आइलैंड, वो डीप सी में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे तीसरा पॉइंट हो सकता है, जो वहाँ के मछुआरे हैं उनको हम वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने की कोशिश करें, विवादित मछली पकड़ने के मैदानों पर निर्भरता कम करके उनके लिए कुछ ऐसे आजीविका, कोई वैकल्पिक आजीविका विकसित करने की कोशिश करें, जिससे वो फिशिंग पे कम डिपेंडेंट हो।
So this is what Kachchativ Island is a holistic issue. It's mainly issue because of two reason. अब तीन कह लो, एक तो फिशिंग, सेकंड सांस्कृतिक, थर्ड अभी सामरिक मतलब स्ट्रैटेजिक। अब मेनली फिशिंग जिसका हमने देखा, एंड हमें तीन पॉसिबल सॉल्यूशन भी देखे, तीन पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये दूसरा आर्टिकल जो कि द हिंदू खुद का अपना एडिटोरियल है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है बिकॉज इस आर्टिकल में क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस के संबंधों को, पारस्परिक संबंधों को दर्शाया गया है, और यह भी समझाने की कोशिश की गई है कि चूँकि इन दोनों के कारण एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे आम लोगों के जीवन को बहुत अत्यधिक रूप से हानि पहुंचाता है, आम जीवन कैसे कठिनाईपूर्ण बना दिया करता है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट एक्सट्रीम वेदर्स, जो चरम मौसम है, एक्सट्रीम वेदर यानी कि चरम मौसम पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल पैटर्न, अप्रत्याशित वर्षा का पैटर्न। मतलब पहले अगर आप मानसून के सीजन में देखेंगे तो मानसून का जो अपना पीरियड था अप्रॉक्स 1 जून से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू लेट सितंबर, और इस पीरियड में जो बारिश होती थी वो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। कुछ दिन तक बारिश होगी शायद, फिर थोड़ा ब्रेक आएगा, फिर बारिश होगी, फिर ब्रेक आएगा। अब रिसेंट 8-10 सालों से ये चीज़ नोटिस की जा रही है कि सर ये पैटर्न अब ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह का हो गया है कि सर दिस इज हाउ पीक, फिर बहुत लंबे टाइम तक गैप, फिर अचानक पीक, फिर लंबे टाइम तक गैप। सो होता क्या है, ये जो आप गैप देख रहे हो, दिस गैप इस बहुत ज़्यादा गैप हो गया तो ये ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन लेके चला आता है, और जो बारिश, जो अमाउंट ऑफ वाटर आपके सर एक लंबे टाइम स्पैन पे, एक लंबे समय पे ये वाटर आपके अर्थ पे आते, वो बहुत कम समय में आ रहे हैं। तो समझो दिस इज, ये आपका लैंड का स्लोप है सर, और इस पे हो रही है सर बारिश, और ये बारिश की जो पानी है धीरे धीरे करके आपको 15 दिन 20 दिन में इसके ऊपर आ रही है। तो होता क्या, जब पानी धीरे धीरे सर आता है तो पानी विल ड्रिप इनटू अंडरग्राउंड लेवल पे। सो आपका जो वाटर टेबल है, आपका वाटर टेबल रिचार्ज होगा। लेकिन यही पानी अगर कम समय में आए तो क्या होगा सर, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पानी का फोर्स ज़्यादा होगा। सो रादर देन क्रिएटिंग, रादर देन रिचार्जिंग वाटर टेबल, इसमें सर होता क्या है, इट स्टार्ट इरोजन, ये इरोजन शुरू कर देता है। तो वाटर टेबल रिचार्ज ना होकर जो ऊपर का जो आपका फर्टाइल सॉइल का लेयर है, वो लेयर आपका धीरे 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 करके बहना शुरू हो जाता, और ये बहुत सारे चीज़ों को जन्म देता है। कई बार आपका जो भूस्खलन होते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग, दिस हैपन केरला में, जो ड्रॉट, केरला में जो फ्लड आया था 2018, वन ऑफ द रीजन वाज दैट ये सॉइल पाइपिंग। आपने कभी कोई फ्लैश फ्लड का नाम सुना होगा, ये फ्लैश फ्लड भी इन्हीं कारणों से आता है। सो एक तो रीजन ये है कि अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल पैटर्न, ये तो मानसून पीरियड की बात है। इसके अलावा मानसून पीरियड के अलावा भी कई बार वैसे सीजन में बारिश होती है जहां पे हमें अंदाजा भी नहीं है। सो फर्स्ट वी सॉ अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल। सेकेंड सर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, increasing vaporization. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ सर कि बढ़ता हुआ वाष्पीकरण। अब समझो, चूंकि दिस इज सरफेस पे बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, और चूंकि
क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जो वाष्पीकरण है वो भी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जो ओवरऑल टेम्परेचर है, टेम्परेचर है वो तो बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ बढ़ते टेम्परेचर के कारण, तापमान बढ़ने के कारण जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जो वाष्पीकरण का दर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया कि जो सूखा का पीरियड है वो भी बहुत स्ट्रेच होने लगा, क्योंकि बारिश के जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई और पीरियड इरेगुलर हो गया। ठीक है। अब इसके साथ साथ थर्ड हमने देखा सूखे का ड्रॉट पीरियड बढ़ जाना। एंड फोर्थ, जो आपका सर सी लेवल है, समुद्र तल की वृद्धि, सी लेवल राइजिंग, इससे इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट डे में, कि जो भी हमारी कोस्टल एरियाज है, सी लेवल राइजिंग के कारण इन कोस्टल एरियाज में खारे पानी का धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ दिस हार्मफुल वाटर, इनफिल्ट्रेशन ऑफ दिस सॉल्टी वाटर इनटू द पोटेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, और इस कारण से यहाँ के पानी पीने लायक नहीं रह रहे हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय योर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन कारण होने वाली समस्या के एक अभिन्न भाग है ये। और इसके पश्चात अल नीनो भी हमारे यहाँ भारत के मॉनसून को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जिस साल अल नीनो बहुत स्ट्रांग होगा हमारे यहाँ बारिश, हमारे मॉनसून बहुत कमजोर होता है। अल नीनो आई विल डिस्कस इन किसी सेपरेट क्लास में, प्लीज़ अभी के लिए सिर्फ दिमाग में रख लीजिए लोग। अल नीनो एक जोग्राफिकल फिनोमेना, एक भौगोलिक फिनोमेना है जो हमारे मॉनसून पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अब चूंकि इन सभी चीज़ों का कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, जो कि हमारा इस एडिटोरियल शीर्षक था कंपाउंडिंग क्राइसिस, तो भी हम ये देखेंगे इन सभी चीज़ों का हमारे एग्रीकल्चर पे क्या कंपाउंडिंग, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोकल पॉपुलेशन से क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है, या फिर कंपाउंडिंग क्राइसिस। सबसे पहले अगर आपका ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ना है सर आपके एग्रीकल्चर पे। क्यों एग्रीकल्चर पे? क्योंकि इंडिया वैसी कंट्री है सर, मोर देन 50 to 60% एरिया इज स्टिल रेनफीड समझ रहे हैं आप, जो डायरेक्ट कृषि, जो डायरेक्ट मॉनसून की बारिश पे आधारित है सिंचाई के लिए। प्लस सेकंड, जो साउदर्न इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं वो रिवर मॉनसून फेड हैं, मोस्टली रिवर्स आर मॉनसून फेड। वहाँ पे रिवर कोई भी हिमालय जैसे टॉप ग्लेशियर से इमर्ज होकर नहीं आती, जो कि हिमालयन रिवर्स बहुत ही हाई लेवल के ग्लेशियर से इमर्ज होकर आती हैं। सो यहाँ पे मेनली ये हिमालयन रिवर्स आर ग्लेशियर फेड, बट जो आपके साउदर्न स्टेट इंडिया की रिवर्स है, दिस रिवर्स आर योर मॉनसून फेड। ये मॉनसून इनका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। सो अगर मॉनसून में अगर इम्पैक्ट आता है तो सर पूरा आपके इनके इस रिवर सिस्टम, इंटायर ड्रेनेज सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि दक्षिण भारत में मोस्टली जो आपके इरिगेशन सिस्टम है वो टैंक सिस्टम है, रिजर्वायर टैंक, इस पे भी सर इम्पैक्ट पड़ता है। इस पे सर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश से नहीं हो रही है, सो रिजर्वायर में जो पानी होते हैं वो पानी का लेवल इज कमिंग डाउन, अगेन दिस इज इम्पैक्टिंग योर एग्रीकल्चर। फोर्थ, अभी रिसेंटली अपन ने बेंगलुरु क्राइसिस देखा। इनफैक्ट बेंगलुरु इज फेसिंग द क्राइसिस। कुछ दिन पहले हमने अपने द हिंदू को समरी में कवर किया था, बेंगलुरु इज फेसिंग वाटर क्राइसिस। सो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन को और हमारे पूरी पूरी अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करते जा रही है। ऊपर से जनसंख्या दबाव, राइजिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि ये जो माइग्रेशन होके लोग शहरों ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ जा रहे हैं और अधिक पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके अलावा जो आपका जियो फिजिकल साइकिल्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें वाटर बिकॉज ऑफ हीट वाटर आप क्लाउड में कन्वर्ट होता है, देन दिस अगेन ये वाटर ज़मीन पे आता है रेन बन के, फिर से रेन वाला पानी समुद्र में जाएगा, फिर समुद्र से ये वाष्प बन के क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के फिर इस साइकिल को भी स्लो हो जाता है। सो दिस ऑल आर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है। इमीडिएट इम्पैक्ट अपन देख ही रहे, सूखा जो अभी दक्षिण भारत में अधिकतर राज्य फेस कर रहे हैं, प्लस ड्रॉट एंड इसके साथ होने वाली बहुत सारी बीमारियां। सो पानी की कमी से अनहाइजीनिक सिचुएशन डेवलप होता है, जिससे डायरिया, मेनी सच वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावना होती है। इसके अलावा आपकी इकॉनमी बहुत ही बुरी तरह ख़राब हो जाती है। लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला, लॉन्ग टर्म में ये जो आपके सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक विषमता, यह विषमता बढ़ती जाएगी। आप देखो सबसे ज़्यादा अगर वाटर क्राइसिस होता है तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वैसे लोगों पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। आप जाकर देखो, गरीब वर्ग की महिलाएं, पुअर क्लास की महिलाएं जो वाटर क्राइसिस सिचुएशन झेल रही हैं, दे आर गोइंग फॉर 10 किलोमीटर्स टू फेच द वाटर। सो एक तो ऐसे ही पुअर है, ऊपर से विमेन, सो दो लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद उनको ये क्राइसिस अलग परेशान कर रहा है। सो इन लॉन्ग टर्म व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ाता जाएगा। जो लोग वाटर को अफोर्ड कर सकते हैं, जो वाटर खरीद सकते हैं, वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं खरीद पाएंगे उनकी स्थिति और भी खराब होती जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सभी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, विकासशील, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। एंड दिस वाटर crisis is going to act as a threat multiplier. Climate change, is causing water crisis. Or is this water crisis is threat multiplier? क्यों थ्रेट मल्टीप्लायर? क्योंकि वाटर क्राइसिस सिर्फ और वाटर क्राइसिस सिर्फ एक ही थ्रेट को लेकर नहीं आता, बट सो मेनी थ्रेट इट क्रिएट्स, जो हमने देखा अभी। ठीक है, सो ये सिचुएशन आई क्यों? बिकॉज हमने ओवरऑल जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। पहली बात तो सर ये। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लेके अभी भी बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। ठीक है। थर्ड, जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है,
सामाजिक सुरक्षा जाल, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, ये अभी भी हमारे उतने तगड़े नहीं हैं कि लोगों को ऐसे क्राइसिस में प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं, बट मेनली दिस इशू इज ऑन लार्जर पिक्चर। पूरे अगर वैश्विक स्तर पे अगर आप बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड वाटर क्राइसिस हो रहा है। सो ये ऐसी समस्या है जिसका क्षेत्रीय स्तर पे, रीजनल लेवल पर समाधान खोजने की ज़रूरत तो है ही है, बट इसका हॉलिस्टिक सॉल्यूशन कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल अप्रोच। सो डेवलप्ड कंट्रीज को ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि सर ये जो पूरी समस्या है, इस समस्या के पीछे कहीं ना कहीं हमारा योगदान है, और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी प्लस फंड की डेवलपिंग कंट्रीज़ को और लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट आवर सेकेंड आर्टिकल इज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट अरविंद केजरीवाल एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस आर्टिकल में बेसिकली फोकस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, इसके किस किस प्रावधान के अंतर्गत किस किस तरह की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर की जा सकती है, और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो हमारा मुख्य उद्देश्य इसके राजनीतिक एंगल में नहीं जाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है सर, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? सर मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की अवैध उत्पत्ति को छिपाने की प्रक्रिया है ताकि यह प्रतीत हो सके कि यह वैध स्रोतों से आया है। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेथड टू डिस्गाइज योर मनी विच हैज़ बीन गार्नर्ड थ्रू इलिसिट मीन्स। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप पैसे को अवैध रूप से you have generated money through illegal means, और इस इलीगल मीन्स से जनरेटेड मनी को आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, और इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यह पैसा साफ सुथरा दिखे, ऐसा लगे कि यह पैसा बहुत ही वैध स्रोत से लाया गया है, कमाया गया है। इसके 3 तरीके होते हैं। इसको मतलब 3 तरीके क्या, इसके 3 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है सर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले जो पैसा डर्टी मनी सेंस की जो इलीगल सोर्स से अपने पैसा जनरेट किया है उसको डर्टी मनी कहते हैं। उस डर्टी मनी को फाइनेंशियल सिस्टम के साथ वित्तीय प्रणाली में उसको इंटीग्रेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। किसी तरीके से अलग अलग आपको सपोज अगर 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ का 50 अलग अलग अकाउंट बना के उसे छोटे छोटे अमाउंट करके उसको डाल दिया जाएगा। किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाएगा जो दिखाया जाएगा कि सर जैसे मान लो एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग को किसी एक आदमी ने 1 करोड़ में खरीदा, इसकी एक्चुअल कीमत 500 रुपये है। चूँकि पेंटिंग का मार्केट में चलता है 1 करोड़ दे दिया, इसने इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा दिया, तो इस तरह से पैसा आ गया आपका फाइनेंशियल सिस्टम में, एंड ये बंदा इस पैसे को वाइट कर दिया। सो पहला लेयर काम होता है सर प्लेसमेंट। सेकेंड लेवल पे सर क्या होता है लेयरिंग। इसमें से पैसा आपके अकाउंट में आने के बाद आपने 50 अलग अलग अकाउंट में डाल दिया। इस 50 अकाउंट से बहुत ही अकाउंट में ये पैसा घूमना शुरू होगा। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट से तीसरा अकाउंट, तीसरे अकाउंट से किसी मर्चेंट के पास, मर्चेंट से सर आपको किसी और लैंडलॉर्ड वगैरह घूमते घूमते ऐसा इसका कि ट्रेल इसका पकड़ना मुश्किल हो जाएगा पैसा ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ था। फिर उसके बाद वापस ये पैसा बिल्कुल साफ तरीके से घूम घाम के आपके पास पहुंच जाएगा, और जब आपके पास आएगा तो इसको इस तरह से दिखाया जाएगा कि यह पैसा आपके पास
वैध रूप से कमा के लाया गया है। जैसे आपने एक दुकान डाल दी, MBA समोसे वाला, उस दुकान डालने के बाद व्हाट हैपेंड, आपका समोसा सर एक भी नहीं बिकता है, बट आपने ब्लैक मनी का दुकान खोल लिया। कि आपका काम ये है कि आप रोज़ दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ से 10,000 समोसे की बिक्री है और एक समोसा हम 10 रुपये का बेचते हैं, तो रोज़ हमारा 1 लाख रुपये कमाई है। 1 लाख कमाई पे आपने कुछ टैक्स वैक्स दिया और ये आपने इसको वाइट इनकम बना दिया। क्योंकि ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हो रहा, ये जो ब्लैक मनी का पैसा था वो ब्लैक मनी का पैसा को अपने यहाँ से वाइट कर लिया, अब ये पैसा आपके पास लीगल मनी है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेयरिंग। और फाइनली जब आपके पास ये पैसा आपके पास आ गया, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, एकीकरण। साफ सुथरे तरीके से पैसा आपके पास वापस आ गया। सो दिस इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बात बार बार ध्यान रखो कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो बार बार मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि पैसा अवैध माध्यम से कमाया गया। सो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है। समझना इस बात को। बार बार जब मैं बोल रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सिस्टम है जिसमें अवैध ढंग से कमाए गए पैसे को वैध स्रोतों से कमाया हुआ दिखाया जाता है, इसका मतलब इससे पहले आपने कोई अवैध काम किया होगा। यू हैव डन सम इलीगल वर्क। उस इलीगल वर्क से जो भी पैसा जनरेट हुआ, मनी जनरेट हुआ, उस मनी को आपको दिखाना है कि ये पैसा लीगल सोर्स से आ रहा है। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्राइम ना हो कि किसी न किसी क्राइम से जुड़ा होता है। इसीलिए अभी एक टर्म आएगा प्रेडिकेट ऑफेंस। वो इसीलिए आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बहुत सारे क्राइम्स को जुड़वाया, गिनवाया गया है, शेड्यूल्ड में लिखवाया गया है कि इन क्राइम्स से जो पैसा जनरेट होगा वो सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आएंगे और इनको बोला जाता है प्रेडिकेट ऑफेंस। ये सिर्फ आपको प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब भी पढ़ने को मिलेगा तो आप देखेंगे प्रेडिकेट ऑफेंस का बार बार टर्म यूज होता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू ओनली मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इनफैक्ट आज के इस द हिंदू का आर्टिकल में बार बार प्रेडिकेट ऑफेंस का टर्म को यूज किया गया है। अब समझते हैं इसको बैकग्राउंड कि भारत में उस समय ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में क्यों आया, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सो फर्स्ट 1980s में मोस्टली ड्रग रैकेट चला करता है और ड्रग्स के थ्रू जो कमाई होती है उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इंटीग्रेट करने के लिए वो जो तरीका मैंने बताया, प्लेसमेंट, लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन, उस तरीके को यूज़ करके पैसे को मार्केट के इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किया जाता था। सो इसको लेके वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि क्योंकि इस पैसे के कारण बहुत ज़्यादा मार्केट इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। अब पूछो मार्केट इकोनॉमी से डिस्टेबलाइज क्यों हो जाती है। सोचो किसी मार्केट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को घटाना बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होती है कि सर आपके यहाँ जो RBI है या फिर सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाती है, इसलिए किस लिए कि रेपो रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट में जितना पैसा है वो पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। जब पैसा थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। और जब महंगाई कम हो जाती है बहुत ज़्यादा तो RBI या सेंट्रल बैंक अपना रेपो रेट घटाती है ताकि मार्केट में पैसा फैले, ज़्यादा पैसा लोगों के पास आए। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन यह कारगर तब होगा जब सर मार्केट में जो पैसा है वो RBI का जो अनुमान है और पैसा जो मार्केट में है फ्लोटिंग, वो दोनों सेम हो। लेकिन इमेजिन द सिचुएशन, ये जो ब्लैक का पैसा आपके मार्केट में इंटीग्रेट किया जा रहा है ये तो RBI को नहीं पता है, और कितना पैसा इंटीग्रेट किया। इनफैक्ट अभी भी हमारे भारत में कितना ब्लैक मनी है इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है।
So many reports have come, but I still we lack the concrete data. So यहाँ पे भी आरबीआई जो सेंट्रल बैंक्स होंगे इनकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टॉक मार्केट्स वहाँ पैसा लगता है, जो हमारे पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं इसके थ्रू हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगता है, तो शेयर मार्केट में पैसे में इसको ये लोग शेयर मार्केट को ह्यूज मनी के साथ दे कैन मैनिपुलेट। छोटे छोटे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको घाटा होता है, कई बार छोटी छोटी कंपनियां कई लोग बर्बाद कर दिया करते हैं। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसको लेके 1988 में सर वियना कन्वेंशन हुआ कि बात ये की गई कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया, और भारत ने उसका सिग्नेटरी भी था उस वियना कन्वेंशन का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया दैट वाज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये 1989 में बनाया गया, और इसने पूरे वैश्विक स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म को, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन दोनों की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पे किसने बड़े लेवल पे मापदंड क्रिएट किए। अभी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह आप सुनते होंगे, वो FATF का ही होता है। आपके लिए होमवर्क है, आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में एक नोट्स बना ले कि 1989 में फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसे कितने मेंबर्स हैं, किसने इसको फॉर्म करवाया था। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत 2010 में ऑब्जर्वर, इंडिया बिकम ऑब्जर्वर इन 2006 एंड फुल मेंबर बना 2010 में, और आज भारत ने इसके कारण बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे गतिविधियों में सुधार लाया है। सो इसी सब बैकड्रॉप के अंतर्गत भारत ने भी 1980s 90s में एक समस्या से जूझ रहा था। वो क्या था? हवाला ट्रांजैक्शन। हमारे यहाँ हवाला ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, जिस ये भी कहीं ना कहीं वही मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम है। सो इस हवाला ट्रांजैक्शन के अंतर्गत भारत को धन हस्तांतरण की अनौपचारिक प्रणाली के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, और इस चीज़ को चैलेंज करना भारत के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था कि हवाला ट्रांजैक्शन कैसे रोका जाए। सो बहुत सोच समझ के बाद भारत ने एक कानून लेके आए, एंड दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो फाइनली 2005 में इनैक्ट हुआ। इसमें कई बार अलग अलग चीज़ों को लेके इसमें संशोधन भी होता है। रिसेंट इसमें जो संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत एक बॉडी को स्टैब्लिश किया गया जिसका बॉडी का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय इज द बॉडी। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला, वित्तीय संस्थानों के लिए दायित्व। सबसे पहले जितने भी आपके फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, बैंक्स, NBFC, ये सब KYC वगैरह करवा कर रखेंगे, नो योर कस्टमर, ग्राहक के लेन देन का रिकॉर्ड रखेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया इस लॉ के अंतर्गत, इनको बहुत सारे पावर्स दिए गए। तलाशी और जब्ती करना, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करना। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक शेड्यूल इसके साथ अटैच किया गया, और जिस शेड्यूल में लिखा गया कि ये सारे क्राइम्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएंगे। उसमें सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नारकोटिक्स, टेररिज्म, टैक्स इवेजन, ये सारे
इसके शेड्यूल में दिए गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, इलीगल सोर्स से कमाए गए पैसे को हम लीगल सोर्स से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे वो क्राइम्स है जहाँ से आप इलीगली पैसा जनरेट करेंगे और उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेडिकेट ऑफेंस। तो ये है अपना पूरा पूरा इस इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग का सिनारियो। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले पर। इसमें ईडी का ये कहना है सर कि चूंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी, मतलब संयोजक, सो सबसे चीफ, सबसे शीर्ष वाली भूमिका में आप हैं दोनों रूप से। तो आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ता और अपने गवर्नमेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली आपके ऊपर यह ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपका कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में आपका भी हाथ था। सो और ये कैसे, मैंने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। प्रेडिकेट ऑफेंस कैसे, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनका यह कहना है कि आपने करप्शन किया, उस करप्शन के कारण जो पैसा आया वो पैसा आपने इलेक्शन फंडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया। ठीक है, सो पहली बात ये, तो अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो पहली बार भारत में ऐसा होगा कि किसी पार्टी की पूरी संपत्ति जब्त हो सकती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ईडी लगातार यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि शराब नीति घोटाले से उत्पन्न जो भी डर्टी मनी था उसका उपयोग आप पार्टी के द्वारा पार्टी और उसके नेताओं को राजनीतिक लेवल पे भ्रष्टाचार फैलाने में किया गया। सो इसके लिए पूरी की पूरी पार्टी फिर जिम्मेदार हो सकती है और पूरी पार्टी की कुर्क की संपत्ति कुर्क हो सकती है, मतलब संपत्ति। सो दिस वाज द आर्टिकल, होल आर्टिकल। मेन कंसर्न ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे काम करता है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या प्रोविजन है, अभी जो प्रेजेंट केस है उस केस में कहाँ तक और किन किन मामलों को लेके इनके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अभी नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर वी विल कम टू नो एग्जैक्टली कि व्हाट ईडी हैज एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट इन कोर्ट अग्रीड इन टर्म्स विद द ईडी। ठीक है, सो ये आपके मेंस वाला पार्ट था। लेट्स मूव टू द आवर प्रीलिम सेक्शन। द फर्स्ट आर्टिकल इन आवर प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर पॉइंट्स टू अनचार्टेड अरेनाज। सो बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है कि एक रिसर्च फैसिलिटी रोमानिया में इस्टेब्लिश की गई है जिसने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेज़र बीम को क्रिएट किया है। एंड दिस लेज़र बीम, स्ट्रॉन्गेस्ट लेज़र बीम विच हैज़ बीन क्रिएटेड, ये 2018 में जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया था उस थियोरी के बेसिस पे बनाया गया है। एंड दिस टेक्नोलॉजी कहा जाता है चॉप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन। चॉप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन जिसको अपन हिंदी में वर्धित पल्स प्रवर्धन के रूप में भी कह सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो CPA यानी कि ये चॉप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग लेजर की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेजर मशीन क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, सो व्हाट इज द बेनिफिट, इसके लिए एक वर्ड इस आर्टिकल मेंशन किया गया, अल्ट्रा शॉर्ट एंड पावरफुल लेजर्स। अल्ट्रा शॉर्ट मतलब जो उनकी वेवलेंथ होगी वेरी वेरी शॉर्ट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन, सबसे पहला सर हेल्थ केयर। सो इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन में व्हाट इज द फर्स्ट इज हेल्थ केयर।
सो बिकॉज लेज़र का जो प्रेसिजन होगा, लेज़र अभी भी हमारे यहाँ सर्जरी वगैरह में यूज़ होता है, बट दिस एडवांसमेंट विल लीड टू मोर प्रिसीजन टू द पॉइंट application in healthcare. Second, it will help in a space exploration. Space exploration. Scientist may be in future जो आपका स्पेस क्राफ्ट, जो आपके लॉन्च व्हीकल मिशंस होते हैं, जो आपके लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उन लॉन्च व्हीकल में प्रोपल्शन के लिए प्रोपल्सन सिस्टम में लेज़र का आप यूज़ कर सकते हो. So this is a possible future application. Third, nuclear waste management. So न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. जितने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ से जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होते हैं, उन सारे वेस्ट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, कैसे उससे हम सेफली अपने आप को बचाएंगे. सो वो एक बिगेस्ट कंसर्न है. उस चीज़ को शायद ये टेक्नोलॉजी सॉल्व कर दे बाई ट्रीटिंग दोज न्यूक्लियर वेस्ट. एंड फोर्थ इज स्पेस डेब्रीज. स्पेस डेब्रिस के बारे में आपने कभी न कभी द हिंदू वाले आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा. बिकॉज इन आवर जस्ट लो अर्थ ऑर्बिट सो मच स्पेस डेब्रिस हैज़ बिन क्रिएटेड. सो इनको ख़त्म करने में भी ये अल्ट्रा शॉर्ट लेजर्स काम आ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़. आपको ध्यान रखना है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. ऐसा क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. वैसे अमूमन ऐसे प्रश्न में ऑप्शन डी होता है, ऑल द अबव. सेकेंड, व्हाट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड एंड 2018 फिजिक्स नोबेल प्राइज. दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्लेस वेयर रोमानिया. गो एंड एटलस पे जाके रोमानिया को लोकेट करें, रोमानिया कहाँ पे है. ठीक है. नाउ मूविंग टू दिस आर्टिकल इज अबाउट GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो अभी 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो इंडिया के हैं उनको दिए गए. इट्स अ रिकॉर्ड एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स हैज़ बीन गिवन. 6 तो सर आसाम से ही हैं, 6 आर डायरेक्टली फ्रॉम आसाम. यू कैन सी अश्रीकंजी टेराकोटा क्राफ्ट, पन्नी मेटा क्राफ्ट. सो ये बहुत ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है. सो मच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा. बिहू ढोल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें दी हुई अपने द हिंदू वाले समरी में दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड. हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं सर GI टैग होता क्या है. सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग यह उस सिंबल का नाम, एक संकेत है जिससे यह पता चलता है कि ये जो भी प्रोडक्ट है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, और वह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी, इसके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के लिए फेमस है. सो वहाँ से GI टैग मिलने के बाद सिर्फ आप वो एश्योरिटी दिलाता है कि इस प्रोडक्ट उस स्थान से ही बन के आया है, और इस प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज़ हैं, इस प्रोडक्ट के जो ओवरऑल प्रेस्टीज है, दैट इज़ अनमैचेबल. सो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है. ठीक है. सो GI टैग मिल जाने के बाद उस प्रोडक्ट को नकली उसका कॉपी करना बहुत मुश्किल है. कॉपी करने वाले आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं ये तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं, हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे ही क्षेत्रों से बनता है. जैसे दार्जिलिंग टी का कॉपी नहीं कर सकते आप, क्योंकि दार्जिलिंग टी को हमारे यहाँ से मिला हुआ है और GI टैग. उसी तरह से भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण आइटम्स जिनको GI टैग मिला हुआ, लाइक दार्जिलिंग टी, अल्फांसो मैंगो, बनारसी साड़ी, पोचमपल्ली इक्कत तेलंगाना का है, चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश. सो ये आपके इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है. तो बेसिकली GI टैग प्राप्त कैसे किया जाता है, तो उस क्षेत्र के जो पर्टिकुलर लोकेलिटी के जो भी उत्पादक हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल अप्लाई फॉर GI टैग. ठीक है. उनके GI टैग पे उसके बाद फिर उसको जांच किया जाता है. फिर फाइनली उनके जांच आवेदन में सही पाए जाने पे उनको GI टैग प्रदान किया जाता है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो भारत में GI टैग किस एक्ट के तहत, भारत में GI टैग किस एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है. सो वो एक्ट है सर वस्तुओं के भौगोलिक संकेत, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स
पंजीकरण एंड संरक्षण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम लॉ 1999, ठीक है, जो कि आपके सितंबर 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ के सारे जीआई रिलेटेड सारे जितने भी रूल्स, जितने जीआई टैग को गवर्न देना है, किसे नहीं देना है, किस क्या प्रोसीजर होगा, सारा का सारा इसी एक्ट के अंतर्गत होता है। ठीक है सर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो जीआई टैग देने का जो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यानी पूरे विश्व स्तर पे ये है, एंड इसका वैलिडिटी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि ये इस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, इसको सांकेतिक वैल्यू दिया गया है कि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन से इसकी उत्पत्ति हो रही है, और यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के साथ बिल्कुल तालमेल में है। डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। सो ट्रिप्स के अंतर्गत जीआई को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिया गया है। और ट्रिप्स के अलावा एक और है ट्रिम्स। ये आपका होमवर्क रहा, प्लीज चेक इट, और इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट में लिखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिम। सो दिस इज फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर एडिशन ऑफ द हिंदू। थैंक यू।